કેરનું Q4ની બિઝનેસ અપડેટ આવી હતી. થોડીક કલેક્શન એફિશિયન્સી અહીંયાથી ઘટી છે. ડિસ્બર્સમેન્ટ એમના 6.8% જેટલા વધ્યા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર અને 2720 કરોડ પર પહોંચ્યા છે અને એમનું કુલ AUM અહીંયાથી વધીને 10,600 કરોડ પર પહોંચતું જોવા મળ્યું છે. આવો ચર્ચા કરીએ મેનેજમેન્ટ સાથે. ખાસ સેટિન ક્રેડિટ કેર નેટવર્કના ચેરમેન અને MD HP सिंह साहब अपनी साथ जोड़ाए गया है. सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC बाज़ार में. और सर सबसे पहले यही से शुरुआत करेंगे कि कैसा रहा है पूरा क्वार्टर ओवरऑल, क्या अच्छी बातें रही पूरे क्वार्टर के दौरान? तो ये फाइनेंशियल ईयर तो हमारे लिए बहुत अच्छा गया है. हमने जैसे इंटीमेशन दी है कि हमारी ग्रोथ तकरीबन 34% हुई है ईयर ऑन ईयर. हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी भी स्टेबल रही है विच इज टू द ट्यून ऑफ 98.4%. ओवरऑल अगर उसका पूरा इम्पैक्ट देखें तो स्टेबल एसेट क्वालिटी, गुड डिसबर्समेंट, गुड ग्रोथ एंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन सबको मिला के हम जो गाइडेंस जो हमने दी थी वो सारा हम अचीव कर रहे हैं. हमने 25% प्लस ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, वो भी अचीव कर रहे हैं. और विद इन पैरामीटर्स जो हमने अपनी गाइडेंस दी थी तो हम विद इन पैरामीटर्स पिछले पूरे साल में ऑपरेट किया है. जी सर. सर एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए हमें जो माइक्रो फाइनेंस है उसे और रूरल एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ये साल देखने को मिला है और आपके डिसबर्समेंट यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े फ्लैट भी रहे हैं. AUM ग्रोथ लेकिन अच्छा रहा है. तो क्या आपके जो लोन टेन्योर है वो अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं या डिसबर्समेंट में कोई ज़्यादा ये आ रहा है? डिसबर्समेंट्स तो हमारी अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा बढ़ी ही है. एंड ओवरऑल जो हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से रूरल में ग्रोथ आई है और जिस तरीके से इनकम लेवल्स अब ऑपरेट हो रहे हैं और जिस तरीके से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, सो जो माइक्रो बिजनेसेस हैं और जो फार्मिंग एंड अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है उन सब के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है. इसके पीछे हमारी जो डिमांड है लोन्स की और क्रेडिट की, आई थिंक वो काफी बेहतरीन नहीं है. और आगे जाने के लिए जिस तरीके से ये पेंट अप डिमांड या जिस तरीके से डिमांड हो रही है लुकिंग एट माइक्रो बिजनेस और फार्मिंग एक्टिविटीज को देख के, सो आई थिंक हमारी ग्रोथ के ऊपर तो प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है फ्यूचर के लिए भी. हमने गाइडेंस भी अपनी दे रखी है अगले साल के लिए जो 25% प्लस की फिर बात करती है. तो अगर इस साल हमने 34% किया तो डेफिनेटली हम जो अगले साल को भी देख रहे हैं हमारे को रूरल के अंदर इसके बेसिस के ऊपर 25% ग्रोथ के ऊपर एब्सोल्युटली कोई डिफिकल्टी नहीं है. एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर अस. सर लेकिन ये जानना चाहूँगा, देखिए आप बता रहे हैं कि रूरल के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो क्या पिछले एक क्वार्टर में या एक दो क्वार्टर में ये सेंटीमेंट का सुधार दिखा है या पूरे FY24 के दौरान ही आपको जो रूरल सेगमेंट है वो अच्छा करते हुए दिखा है? सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे दोबारा? सर जैसे आपने भी कहा रूरल से आपकी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन हमने देखा है कि रूरल सेगमेंट की जो डिमांड है ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड है वहाँ पर थोड़ा डेंट लगा है पिछले एक दो साल से और हम लोग इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी कर रहे हैं. तो यही जानना चाहूँगा कि ये Q4 के दौरान यहाँ पर सेंटीमेंट में सुधार हुआ है या पूरे साल के दौरान आपको लगा है कि नहीं ये सेंटीमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है? सो आई थिंक अगर देखा जाए तो पूरे साल भर के सेंटीमेंट ठीक रहे हैं, बट Q4 हमेशा क्योंकि एक बहुत हेवी क्वार्टर होता है तो Q4 में सबसे ज्यादा हमारा डिसबर्समेंट का पैटर्न होता है. परंतु अगर हम पूरे साल को अगर देखें तो वो पैटर्न बिल्कुल स्टेबल और इवन रहा है. टेक्निकली तो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो फर्स्ट क्वार्टर हमेशा वीक होता है, परंतु जिस तरीके से हम इस डिमांड को देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, हमारा जो अगला भी फर्स्ट क्वार्टर है जिस तरीके से आ रहा है और जो डिमांड आ रही है और जिस तरीके से हमारे पास में सैंक्शंस पड़े हुए हैं और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी जैसे मैंने बोला कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सो वो स्टेबिलिटी अक्रॉस द ईयर रहेगी. जो वीक क्वार्टर्स है नॉर्मली जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर नॉर्मली वीक क्वार्टर्स होते हैं वो भी अब वो उस तरीके के उतने वीक नहीं रहे हैं जैसे पहले होता था. सो आई थिंक ये स्टेबिलिटी अक्रॉस द ईयर है, बट डेफिनेटली यस द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर इज ऑलवेज वेरी हैवी एंड बहुत डीप होते हैं, मतलब ये जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स होते हैं. जी सर एक असेट क्वालिटी पे भी समझना चाहूँगा कि क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं वहाँ पर और अभी क्या परिस्थिति है, क्योंकि हमने देखा है कि
ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज थोड़े बहुत जगह पर जो लेंडर्स है वहाँ पर हमें एसेट क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखी है। आपका अभी क्या आउटलुक है एसेट क्वालिटी को लेकर? एसेट क्वालिटी देखिए अगेन जिस तरीके से हमने गाइडेंस दी हुई थी उस गाइडेंस के अंडर है। इनफैक्ट अगर दिसंबर क्वार्टर तक देखें तो हम गाइडेंस से काफी नीचे ही चल रहे थे, काफी नीचे ही चल रहे थे। और जिस तरीके से स्टेबल एसेट क्वालिटी चल रही है, इट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ कि किस तरीके के आपके इनकम लेवल्स होते हैं। इट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ कि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज और आपका कितना एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर में कितनी अच्छी अंडरराइटिंग आपकी कैपेबिलिटी है, वो हमारी कंपनी की काफी बेहतर है। जिस तरीके से हम लोग कस्टमर्स को अक्वायर करते हैं बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स एज वेल एज स्कोर कार्ड्स, तो उसको देखते हुए और इन सब चीजों को देखते हुए हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और इनफैक्ट काफी स्टेबल है। हमारे जीएनपीएस भी अंडर कंट्रोल है, हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी अंडर कंट्रोल है और जो हमने गाइडेंस अपनी क्रेडिट कॉस्ट की दे रखी है अब उसी के अंदर अंदर ही इस साल को अपना समाप्त करेंगे। जी, और सर एक ग्रोथ के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी गाइडेंस आपने दिया है 25% ग्रोथ का, ओवरऑल आपको कहाँ से लगता है डिमांड सिनारियो कहाँ से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आपको? कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है या ओवरऑल एक क्रेडिट डिमांड हमें सिस्टम में बढ़ती हुई दिख रही है? तो देखिए ये 2-3 चीजों का फैक्टर होता है मिला के। एक तो हम जो स्टेट्स हैं, हमने अभी 2 स्टेट्स और नई ऐड करी हैं। हम तकरीबन इस साल के अंदर प्रैक्टिकली तकरीबन 250 ब्रांचेस और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। सो नए ज्योग्राफीज और नए टेरिटरीज को जो हम एक्सप्लोर करेंगे उसके कारण भी हमारे को ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और जो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज है वहाँ पे हमारा डीप पेनिट्रेशन और बढ़ेगा। सो अगर प्रैक्टिकली हम जिस तरीके से विलेजेस और ब्लॉक्स और रूरल इंडिया को कवर कर रहे हैं, सो जिन स्टेटों में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन स्टेटों में हम थोड़ा और डीप जाएंगे ताकि उससे वहां पे से डिमांड निकले। प्लस जो 5 से 10% की ग्रोथ हमारे को जो टेन्योर जो टिकट साइज है उस टिकट साइज में भी हमारे को इन्फ्लेशन रिलेटेड जो हमको एनहांसमेंट देनी होती है, जो हमको एक्स्ट्रा देना होता है, वो से 5 से 10% के ऊपर उसके अंदर भी आएगा। सो दोनों तीनों चीजों को मिला के प्रैक्टिकली ये 25% प्लस की जो हमने ग्रोथ विजुलाइज करी है वो बहुत आसानी से आ जाएगी। जी सर, ये एक चीज़ और भी समझना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ फंड की अभी क्या सिचुएशन है? इंक्रीमेंटल आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितना जा रहा है वर्सेस एक एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड से? क्योंकि हमने देखा है कि आरबीआई ने भी पिछले 6-7 पॉलिसी से कोई चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी? सो कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो प्रैक्टिकली स्टेबल रहा है पिछले 10-12 महीने के अंदर, परंतु हमारी रेटिंग जो है वो रेटिंग का हमारे को एनहांसमेंट मिला है दिसंबर के अंदर। उस रेटिंग के एनहांसमेंट से हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे गिरावट होगी, जो कि हम शुरू में ही देखना शुरू हो गए हैं। सो प्रैक्टिकली जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रैक्टिकली 11.5% के आसपास है, हमको ये लगता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ऑफ स्टेबल एसेट क्वालिटी एज वेल एज हमारा जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है उसके बेसिस पे हमारे को कम से कम में 25 से 30 पैसे की बेयर मिनिमम हम कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर डिक्लाइन देख रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारा और स्टेबल एसेट क्वालिटी और ये सब चीजें होते रहेंगे, हमारे को लगता है कि हम 11.5 से नीचे गिरकर एटलीस्ट कम से कम 50 पैसे के अंदर तो कम से कम हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो नीचे जाएगा ही जाएगा। जी, अब अच्छी बात है आप इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। सर एक चीज़ और भी एक समझना चाहूँगा कि आपके बोरोइंग मिक्स अभी क्या है, कहाँ से अभी आप फंड ले रहे हैं और इसमें से बैंक का हिस्सा कितना होगा अभी? तो बैंकिंग सर्कल से हमारे को प्रैक्टिकली अबाउट 50 to about 60% के करीब हमारे को फंड्स आते हैं। जो फॉरेन फंडर्स हैं जिसके अंदर आपको ईसीबी प्लस जो एनसीडीज जो फॉरेन फंडर्स से आते हैं वो बाकी बैलेंस है। उस बैलेंस के अंदर बहुत कम परसेंटेज है जो कि हमारे को एनबीएफसी से आती हैं, और कैपिटल मार्केट से तो आई थिंक काफी कम है। मतलब हमारे को एक आधे दो हम कैपिटल मार्केट्स को हमने टैप किया, बट मेजर जो फोकस है वो बैंक्स है। और उसके बाद में जो फॉरेन फंडर्स है, डीएफआईज हो गए फॉरेन के, उनसे हमारे को काफी ईसीबी के अंदर और एनसीडी के अंदर काफी हमारे को फंड्स मिलते हैं। एंड फंडिंग अगर मैं आपको शेयर कर सकूं, लाइबिलिटीज के अंदर हमारे को एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर हम देखा जाए एज एन इंस्टीट्यूशन वी गॉट द लार्जेस्ट लेंडर बेस जिसको कहते हैं, तो अब अबाउट 75 to 80 लेंडर्स हैं जो हमारे को
lend करते हैं, and that is a very very big basket of lenders which we'll talk about. So cost of funds as well as the liability profile हमारी बहुत बेहतरीन है और आगे के लिए भी ऐसे ही रहेगी। सर आपने कहा कि सिक्योरिटी मार्केट से अभी इतना आपको बोरिंग नहीं मिल रहा है, तो क्या कोई अभी योजना सोच रहे हैं या आने वाले साल में कि मार्केट से थोड़ा सिक्योरिटी मार्केट से कोई तरीके से फंड रेज करें? हम कैपिटल मार्केट से जो मार्केट्स होती हैं हम उसको टैप जरूर करेंगे, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स उसकी आती है। अगर हमारे को रिटेल में या कैपिटल मार्केट से लगता है कि अगर कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो हम ये जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं इन्हीं को टैप करेंगे, बट वी आर ओपन टू लुक एट दैट, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन जो कॉस्ट ऑफ फंड्स या कॉस्ट कितने पे हम बोरो कर सकते हैं, इट विल ऑल बी अ फैक्टर ऑफ दैट। चलिए, मतलब ये विकल्प हमेशा के लिए हमारे लिए खुला रहेगा, वो अच्छी बात है। और सर एक NIM के ऊपर भी आपका एक गाइडेंस चाहेंगे, क्या गाइडेंस वहाँ पर लेकर चल रहे हैं, कौन सी एक रेंज है जहाँ पर आप एक कंफर्टेबल लेवल पे रहेंगे? सो गाइडेंस ओवरऑल हमने दिए है ग्रोथ के लिए तकरीबन 25% प्लस। तो आई थिंक लुकिंग एट द ज्योग्राफीज जहाँ पे हम हैं, जैसे मैंने आपको पहले शेयर किया कि 2 स्टेट्स और नए में हम एंटर कर गए हैं, तो हमारी गाइडेंस जो है वो स्टैंड करेगी। इनफैक्ट हम ओवर परफॉर्म ही करना चाहते हैं जिस तरीके से हमने पिछले साल को किया, एंड लुकिंग फॉरवर्ड हैड विल डेफिनेटली ओवर परफॉर्म व्हाटएवर गाइडेंस वी गिवन। जी सर, धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल कंपनी के अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सर आशा रखेंगे कि जैसे आपका Q4 के रिजल्ट है उस दिन भी हम लोग आपसे ऐसे ही बात कर पाए सर। थैंक यू सो मच।